उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। चांद और सूरज कहाँ और अपनी मंजिल कहाँ, मेरे दोस्त हर एक को मुंह ना लगाया करो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध है झारखंड की श्रृंखला को भी करवाने के लिए, है ना। और इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और आप बेहतर इससे प्रॉफिट प्राप्त कर सके, है ना, आपका वक्त ज़ाया ना हो। आइए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जानेंगे उस चौथी जनजाति के बारे में, है ना। हम लोगों ने पीछे के वीडियो में संथाल जनजाति, उसकी शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति, उसकी शासन व्यवस्था, उरांव जनजाति, उसकी शासन व्यवस्था पढ़ा रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अपनी तैयारी और ढंग से नोट्स भी बना सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए आज हम जानते हैं झारखंड की चौथी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति के बारे में दोस्तों, कि झारखंड की चौथी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन है ना। तो झारखंड की चौथी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है हो जनजाति। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। अगर हम झारखंड का रफली मैप बनाए दोस्तों, अगर हम झारखंड का रफली मैप बनाए एक तरह से, है ना, अगर एक तरह से बनाए तो इस क्षेत्र को कोल्हान प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। किस प्रमंडल के नाम से? कोल्हान प्रमंडल, जिसमें प्रमुख जिले हैं आपके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, है ना। ये प्रमुख आपके जिले हैं और इन प्रमुख जिलों में ही इनका क्या पाया जाता है? निवास स्थान पाया जाता है। ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा, चौथा हो, है ना। आपको याद रखना है संथाल, उरांव, मुंडा, हो, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। अगर बात करें इसके प्रजातीय दृष्टिकोण से, तो ये प्रजातीय दृष्टिकोण से मुंडा के समान ही है, प्रोटो अस्ट्रोलाइट, है ना। अगर बात करें इनकी भाषा का, तो इनकी भाषा का भी नाम हो है, किंतु ये भी मुंडा के जैसे, मुंडारी भाषा के जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंध रखते हैं दोस्तों। देखिए पहले क्या था कि हो जनजाति में अपनी लिपि डेवलप नहीं थी। लिपि का मतलब जिसमें बुक वगैरह लिखा जा सके। जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, इंग्लिश की लिपि है रोमन, है ना। अशोक के शिलाखंडों के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, है ना, अरमाइक लिपि, ये सब लिपि के बारे में आपको पता चलेगा जब हम प्राचीन भारत आपको इसी पर कक्षाएं देंगे। आप मेरा हौसला अफजाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो, है ना, हमको भी लगे कि नहीं समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो आगे की और भी ज़्यादा कक्षाएं आपको दी जाएंगी, है ना। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये भाषा के दृष्टिकोण से तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, लेकिन इनकी कुछ समय तक भाषा ही सिर्फ डेवलप थी, इनकी लिपि डेवलप नहीं थी। ये अपनी भाषा को लिख नहीं सकते थे। जब तक लिपि कोई डेवलप नहीं होता है दोस्तों, तब तक किसी भाषा को लिखा नहीं जा सकता है। आप एग्जाम वगैरह देते होंगे तो उसमें आपको हिंदी भाषा ये सब नहीं लिखने के लिए मिलता होगा, लिखने के लिए मिलता होगा स्क्रिप्ट लिखें, आप लिपि लिखें। तो इंग्लिश में लिखते होंगे तो रोमन लिखते होंगे, हिंदी में लिखते होंगे तो देवनागरी, है ना। तो उसी प्रकार से इनकी लिपि का डेवलपमेंट, है ना, लाको बादरा नामक व्यक्ति ने किया और इन्होंने कौन सी लिपि का नाम दिया? बारड़ चित्ती लिपि। कौन सी लिपि? बारड़ चित्ती लिपि। संथालों की लिपि कौन सी थी दोस्तों? ओल चिकी लिपि, और इनकी लिपि जो है वो बारड़ चित्ती लिपि। इसके आविष्कारक कौन है? लाको बादरा। समाज इनमें पितृसत्तात्मक होता है। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप पीछे की वीडियो देखें। समाज पितृसत्तात्मक होने का अर्थ है कि पिता का ही वंश चलेगा, पिता के धन पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करे, हमारा हमरो दे हमरो बाप था, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समाज पितृसत्तात्मक है और पितृसत्तात्मक में क्या होगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ उनके पुत्रों को ही संपत्ति मिलेगी, बेटियों को संपत्ति नहीं प्राप्त होती है ना। इनमें गोत्र को कीली कहते हैं। देखिए इसमें 80 से ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं, है ना। मैक्सिमम मोर देन 80 गोत्र इसमें पाए जाते हैं। 80 से ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों। समगोत्रीय विवाह इसमें भी वर्जित है। आप जान रहे हैं कि एक और एक गोत्र में विवाह नहीं होगा, ये आपको संथालियों से ही बताया जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ा अच्छा है इसमें, अच्छा है कि बुरा है, अब हम लोगों के समाज में देखिएगा तो ये बुरा ही है। इसमें ममेरा भाई बहन से शादी करने का छूट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मामू की बेटी है तो उससे विवाह करने का छूट है ना। उसका मामू का बेटी मान लीजिए कोई है, हम ममेरा भाई होगी किसी का, तो ममेरा भाई है तो उससे शादी करने का छूट है। यानी कि ममेरा भाई बहन में संबंध बन सकता है,
है ना, ममेरा फुफेरा भाई बहन में क्या हो सकता है, संबंध बन सकता है। ये हो जनजाति में विशेषता ही है, क्वेश्चन पूछ सकता है। काहे कि ऐसा अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है किसी में कि ममेरे भाई बहन से विवाह करने की छूट हो, तो ये हो जनजाति में है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। अगर बात करें तो इनमें बहुविवाह प्रचलित है। ला देखिए यहाँ पर बहुविवाह प्रचलित का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करना चाहे या कोई महिला एक से अधिक विवाह करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो सक्षम है तो, है ना। और यहाँ पर खाए के खुद ही नहीं वाला है हिसाब, है ना, और कुटवाने जा रहे हैं चूड़ा, एगो को पोसी नहीं रहे हैं, 10 गो रखिएगा। अब देखिए ना, प्राचीन भारत में जाइएगा या तो मध्यकालीन भारत में जाइएगा तो वहाँ पर प्रमुख पत्नियों को लिखवाया जाता है। बताइए सला, प्रमुख पत्नियाँ, है ना, बताइए। तो इतनी पत्नियां होती है कि आदमी ना याद कर सकता है ना लिख सकता है उसको। प्रमुख रूप से इतनी पत्नियां थी, बताइए, प्रमुख रूप से, है ना। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखना आपको, ये बहुविवाह समर्थक हैं, बहुविवाह इनमें है। इनमें देखिए दोस्तों, चूंकि मैंने आपको विवाह की पद्धति के बारे में शुरू के क्लास में ही बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने 3 विवाहों को लिया है और ये तीनों विवाह आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ हो जनजाति में प्रसिद्ध है। ये हो जनजाति की अपनी स्पेशलिस्टी है इन तीनों विवाहों को। आइए जानते हैं इन तीनों विवाहों को क्या होता है। आदि विवाह को इन लोग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। क्या है आदि विवाह? आदि विवाह में देखिए हम लोग में क्या होता है कि लड़की वाले आते हैं लड़के वाले के घर कि हम अपना पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। लेकिन आदि विवाह में क्या होता है कि किसी अगुआ के थ्रू ही, कोई अगुआ बिचौलिया रहेगा, किसी अगुआ के थ्रू ही दोस्तों, है ना, लड़का वाला जाएगा लड़की के घर और क्या लेके जाएगा, वधु मूल्य लेके जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वधु मूल्य को इनमें गोनोंग भी कहा जाता है, पौन भी कहा जाता है ना। वधु मूल्य लेके जाएगा और वधु मूल्य लेकर के जाएगा और लड़का वाला बोलेगा क्या कि हम आपकी पुत्री से क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, ये लीजिए वधु मूल्य, और वधु मूल्य लेके अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर दीजिए, है ना। यही आदि विवाह होता है। अब देखिए 2 और विवाह इनमें प्रचलित है, दीकू आदि विवाह और अंडी या ओपर तिपी विवाह। क्या है दीकू आदि विवाह, जिससे समझिए आप इस बात को। दीकू का मतलब बाहरी लोग होता है ना। अब यहाँ पर बाहरी मतलब ये मत समझ लीजिए प्रांत से शादी करने के लिए आएगा ये लोग से, है ना, नहीं। समझिए दीकुओं का मतलब होता है जो गैर जनजातीय लोग हैं, जैसे हो गया सोनार, हो गया लोहार, हो गया और भी सारा चीज, है ना, गैर जनजातीय लोग, है ना। अगर कोई लड़का या कोई लड़की गैर जनजातीय लोग से विवाह करता है तो एक तरह से उसको हो जनजाति के अंतर्गत नहीं माना जाता है, उसको दीकू आदि विवाह कहते हैं, है ना। दीकू से आपने शादी किया इसलिए दीकू आदि विवाह। देखिए अंतर जातीय लिखा नहीं, अंतर जनजातीय विवाह होना चाहिए, अंतर जनजातीय विवाह को दीकू आदि विवाह कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अंडी या ओपोर तिपी विवाह, ये पूछा गया क्वेश्चन है, स्टारेटेबल पॉइंट है ये। ओपोर तिपी विवाह क्या है? एक प्रकार से ये हरण विवाह के समान ही है। मैंने आपको बताया था हरण करके, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का को कोई लड़की खूब पसंद आ गया, बोला वाह इसके बिना तो जीना नहीं है, इसके बिना मरना भी नहीं है ना, ना जीवे करेगा ना मरेगा, तो करेगा का, है ना। इस परिस्थिति में करता का है, लड़की को उठा लिया, बोला कि हम ही संजय दत्त हैं, अब हमको उठाना पड़ेगा लड़की को, है ना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं वाला पोज, है ना। लड़की को उठा लिया, लड़की को उठा के और विवाह कर ले जबरदस्ती, इसी को हरण विवाह कहते थे, हम लोग समझाए थे। लेकिन हो में एक अलग ही नाम दिए गए हैं और पूछता है कि अंडी विवाह या ओपरतिपी विवाह किन में प्रचलित है, तो हो जनजाति में प्रचलित है। इनके युवागिरी को गितियोड़ा कहा जाता है, वधु मूल्य समझाएं गोनोंग या पोन कहा जाता है। अब देखिए इनके बीचों बीच गाँव में अखड़ा होता है। अखड़ा का मतलब आप लोग को बताए थे हम मुंडा जनजाति में, है ना। अखड़ा पंचायत स्थल भी होता है और सांस्कृतिक स्थल भी होता है। अब इन लोग उसको अखड़ा नहीं कहते हैं, एटे टुरगुट कहते हैं, एटे टुरटुड, है ना। एटे टुरटुड गांव के बीच का अखड़ा को कहा जाता है एटे टुरटुड। आप नोट्स करते चलें। आइए जानते हैं इनमें मोछ दाढ़ी रखना एक तरह से वर्जित ही माना जाता है ना। मोछ दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को सही नहीं माना जाता है ना। मोछ दाढ़ी नहीं निकलना चाहिए, बताइए। अब भगवान का दिन है निकलवे करेगा, रोज रोज साफ करवाइए, लीजिए। प्राइवेट नौकरी पर जा रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी में ऐसे ही होता है ना, कि आप जा रहे हैं और मुँह से दाढ़ी पूरा एकदम रख ले, बॉस बोलेगा का जी दाढ़ी उड़ी बढ़ा के आया, पूरा खतरनाक किस्म से कबीर सिंह बन गए का, है ना। तो वैसा नहीं है, इनमें मोछ दाढ़ी रखना वर्जित एक तरह से माना जाता है ना। याद रखिएगा, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है यहाँ। देखिए महिलाओं को हल और तीर धनुष छूने पर वर्जित है, महिलाएं हल और तीर धनुष नहीं छू सकती हैं हो जनजाति में। अगर बात करें इनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या है, तो इली है। जैसे मुंडाओं में हड़िया और रानू, संथालों में हड़िया
और उसी प्रकार से इनमें इली है, इली, इमली मत बोलिएगा, इली है ना। इली भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसको ये खुद भी पीते हैं और अपने देवताओं पर भी चढ़ाते हैं, देवता लोग पर भी चढ़ता है, याद रखिएगा, है ना। इनका पेशा अगर बात करें तो कृषि है। ये भूमि को 3 हिस्सों में बांटते हैं। देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, बेड़ो, वादी और घोड़ा। क्या होता है बेड़ो का अर्थ? ये निम्न उपजाऊ भूमि होती है, फसल यहाँ पर ही उपजाए जाते हैं। वादी धन खेती को कहते हैं, जहाँ पर धान की खेती होती है। घोड़ा मोटे अनाज की खेती जहाँ होती है उसको घोड़ा कहते हैं। इनके प्रमुख देवता दोस्तों, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हम, कि प्रमुख देवता एक तरह से सूर्य ही होंगे, भले अलग अलग नाम हो, जैसे उराओं में धर्मेश था लेकिन थे सूर्य ही, है ना। इनके भी प्रमुख देवता हैं सिंहभोगा, पाहुई बोंगा ग्राम देवता को कहते हैं, ओटी बोड़ोम पृथ्वी देवता को कहते हैं, मरांगबुरु पहाड़ देवता को, नागे देवता नाग देवता को, दशावली वर्षा देवता को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दशावली, दशावली किसे कहते हैं? वर्षा देवता को कहते हैं, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, VVI करके आपको याद रखना है इसको, क्योंकि कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे कि देखिए अधिक जो है ना, अधिक हो जनजाति में अधिक क्या होता है? हो जनजाति की देखिए एक बड़ा विशेष प्रथा है और शायद ये हर घर में होना चाहिए दोस्तों, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान देने के लिए। हो जनजाति की जो रसोई घर रहती है ना, रसोई घर, उस रसोई घर के एक कोने में पवित्र स्थान के रूप में उसको बना दिया जाता है ना, और वो पूर्वजों के लिए होता है रसोई घर में ही। हो जनजाति, जैसे आपसे पूछेगा कि किस जनजाति में रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों के लिए एक पवित्र स्थान छोड़ा जाता है, तो पूर्वजों के लिए एक पवित्र स्थान रसोई घर के कोने में छोड़ा जाता है हो जनजाति में, जिसको अधिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक। रसोई घर में छोड़े गए पूर्वजों के लिए पवित्र स्थान क्या कहलाता है? अधिक कहलाता है। दिउरी इनका धार्मिक प्रधान होता है, यानी इनको पुरोहित भी बोल सकते हैं। बलि प्रथा, उलंदफंद, कर्मकांड जितना भी करना है ना, कांड नहीं कर्मकांड कर्मकांड जितना भी करना है वो दिउरी ही करते हैं, याद रखना। आपको विशेष तौर पर नोट्स बनाते चलिए, है ना। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतर लगा हुआ होगा, है ना। कल के क्लास में हम लोग लेकर आएंगे हो जनजाति की शासन व्यवस्था, और उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं बचा है जनजातियों को, क्योंकि अब छोटे छोटे जनजाति बच गए हैं दोस्तों, और छोटे छोटे जनजातियों को हम लोग एक साथ 3-4 जनजातियों को पढ़ेंगे और लगभग हम लोग जनजाति को ख़त्म करते हुए पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा।